Acha. So now we discuss the example two. A cylindrical can is to be made to hold 1 liter of oil. Find the dimension that will minimize the cost of the metal to manufacture the can. Uh, इसमें एग्जांपल एप्लीकेशन है ये डेरिवेटिव की और ये मैक्सिमा मिनिमा लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और ये एक कैन आपने कंस्ट्रक्ट करना है और इसका कॉस्ट ऑफ द मेटल अपने मिनिमाइज करना है कि इसमें एक 1 लीटर आपके पास ऑयल आ जाए, ठीक है। और लेकिन इसका जो कॉस्ट ऑफ मेटल है वो मिनिमम हो, मतलब खर्चे भी कम आ जाए और एक कैन इस तरह आप तैयार कर लें कि इसमें 1 लीटर ऑयल आ जाए, ठीक है। तो दिस मीन दैट वी हैव टू मिनिमाइज द फंक्शन। जो हमारा फंक्शन बनेगा ना तो इसको हमने मिनिमाइज करना है। दिस इज द शेप ऑफ कैन। ये आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें इसको फोल्ड कर ले, ये इसका रेडियस है और रेडियस आर, और ये दो साइड इनको इनको फोल्ड कर ले इस तरह, तो ये हमारे पास इस तरह बन जाते हैं। दिस इज द शेप ऑफ कैन। इसको कंस्ट्रक्ट मैन्युफैक्चर करना है, कंस्ट्रक्ट करना है इसको। तो इसमें हाइट जो है वो एच है और रेडियस हमारे पास आर है। दिस रिप्रेजेंट ये जिसका ये वाला पोर्शन है, ये वाला है, तो दिस इज सीम लाइक अ सर्कल। और हमें पता है कि दिस इज द एरिया ऑफ दीज टू सर्कल विच इज पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो ये दो सर्कल आपके पास बन रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, सो दिस विल बिकम जी 2 पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया क्या है? अच्छा, तो आसान तरीका इसका ये है कि आपने पहले डायग्राम को ड्रा करना है, फिर पिरामीटर जो है आपके पास पिरामीटर है। इस तरह ड्रा द डायग्राम शोन इन दिस फिगर, and where r is the radius and h is the height, both in the centimeters. In order to minimize the cost of the metal, we minimize the total surface area of the cylinder, top, bottom and sides. So इसके मिनिमाइजेशन के लिए हमने क्या करना है, ये जो टॉप है सरफेस एरिया है और ये जो बॉटम है इसको मिनिमाइज करना है हमने, ताकि जो कास्ट ऑफ द मेटल है या जो मटेरियल यूज़ हो रहा है तो कम यूज़ हो जाए। From the figure 4, from this figure, we see that the sides are made from the a rectangular sheet with dimension 2 pi r। ये इसका डायमेंशन, क्योंकि दिस इज द सरकम्पेरेंस, और सरकम्पेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है, वो 2 पाई आर होता है, ठीक है। एंड एच एंड दिस दिस इज द डायमेंशन। ये इसका सरकम्पेरेंस है। मतलब ये है कि अगर इसको फोल्ड ना कर इसको स्ट्रेट कर ले तो ये क्या बन जाता है, एक हमारे पास हाइट बन जाता है और ये एक हमारे पास लेंथ, आप कह लें जो भी कह लें, आप इसको वेट कह लें लेंथ कह दें। तो ये दो डायमेंशन है हमारे पास। सो द सरफेस एरिया इज, हमारा काम है इसके सरफेस एरिया से। क्यों हम सरफेस की एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इसका जो सरफेस है, ये ये सरफेस, टॉप सरफेस एंड बॉटम सरफेस, इसको मिनिमाइज करना है। सो व्हाट इज दिस सरफेस एरिया? सो एरिया इज डिनोटेड बाय ए। और इसका सरफेस एरिया, इसका एरिया क्या होता है सर्कल का? सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस सर्कल जो बॉटम है ये भी सर्कल है, पाई आर स्क्वायर इसका हो गया। ये जो टॉप है इसका भी पाई आर स्क्वायर है। सो पाई आर स्क्वायर क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर बन गया, 2 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द
bottom and the top of the can, and this is the surface area. और इसका एरिया क्या है, जो शीट है ये वाला, मतलब ये जो पोर्शन है आपके पास, ठीक है. सो एरिया ऑफ दिस वन इज 2 pi r h. दिस इज 2 pi r, ठीक है. और ये आपके पास h है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले तो एरिया हमारे पास बन जाता है. सो दिस इज 2 pi r h is the surface area of this sheet. सो दिस इज द टोटल, दोनों को सम कर ले, ये सरफेस एरिया इसका, फिर इसका सरफेस एरिया बॉटम टॉप, और ये जो शीट है आपके पास इसका सरफेस एरिया सम कर ले तो हमारे पास आ रही, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस cylindrical can. So we consider that both heights and radius are in the centimeters. तो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन गिवन है कि this can is to be made to hold 1 liter of oil. So what is 1 liter? 1 liter is this is centimeter. This is centimeter, not meter cube. So 1 liter is equal to 1000 centimeter cube. क्योंकि वॉल्यूम है ना, तो हमें इसका यूनिट जो है सेंटीमीटर क्यूब लिखना है. सो 1 लीटर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर का इक्वल होता है. दिस इज गिवन फ्रॉम हियर. सो बेसिकली व्हाट इज दिस सेंटीमीटर क्यूब लीटर. लीटर ये चीज़ है जो हम, ये क्या होता है, ये वॉल्यूम होता है ना, तो इसमें सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. और इसका वॉल्यूम क्या है, किस चीज़ का इक्वल है, दिस इज अ कैन cylindrical shape. So what is the volume of this? इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच. पाई आर स्क्वेयर एच होता है. वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ विड्थ एंड हाइट होता है. वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड विद विड्थ एंड मल्टीप्लाइड विद हाइट. तो इसका लेंथ विड्थ किस चीज़ का इक्वल है, दिस इज पाई आर स्क्वेयर. किस चीज़ का इक्वल है, पाई आर स्क्वेयर. क्योंकि ये अगर आप लेंथ ले लें या इस तरह ले लें, ये विड्थ ले लें, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये क्या होता है, ये सर्कल है, सर्कुलर शेप है, तो ये इसका एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर होता है, पाई आर स्क्वेयर. और ये इसका हाइट क्या है, एच है. सो वॉल्यूम ऑफ दिस सर्कुलर कैन और दिस रेक्टेंगुलर कैन, सिलेंड्रिकल कैन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच. क्योंकि इनको मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये पाई आर स्क्वेयर और ये एच, तो ये पाई आर स्क्वेयर एच बन जाएगा इसका वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर की जो भी है यूनिट. ये हम क्यों ले रहे हैं, इसको हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने क्या करना है, हमने ये जो फंक्शन है हमारे पास एरिया, दिस इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल आर एंड एच है. और हमने ये डिस्कस किया था कि जब हमारे पास दो वेरिएबल आ जाते हैं तो हम एक को एलिमिनेट कर लेते हैं. So from the given information in the question, we have to eliminate h from here. So आप यहाँ से h मालूम करें. So what is the value of h? So h is equal to, इसको नीचे डिवाइड कर ले तो 1000 divided by pi r square आ जाएगा. Now substitute this value in equation A. इसमें आप ये वैल्यू पुट कर लें, जहाँ पे h है ना, यहाँ पे h की जगह ये वैल्यू पुट कर लें. So this will be equal to, A is equal to 2 pi r square plus 2 pi r, and substitute the value of h here. So this will be, ये कैंसिल आउट कर ले, ये भी कैंसिल आउट इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. So this will be equal to 2 pi r square plus 2000 divided by r. Now radius is positive. रेडियस क्या है, क्योंकि रेडियस जीरो तो नहीं हो सकती, रेडियस जीरो हो गया तो फिर सिलेंडर ही नहीं रहेगा, कैन ही नहीं रहेगा. सो आर इज ग्रेटर देन जीरो. दिस इज द डोमेन ऑफ द सिलेंडर, दैट इज.
We know r must be positive because radius is a length and this must be positive, and there no limitation on how large r can be. This means that r is greater than 0. What this means that the domain of r is from 0 to infinity, क्योंकि पॉजिटिव है r, ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ज़ीरो हो जाए तो ये फंक्शन अनडिफाइंड बनेगा. Therefore, the function that we want to minimize is, so this is the function that we want to minimize and this is the domain of the function. So minimize कैसे करते हैं? लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा, ये कैसे हम चेक करते हैं? या एब्सोल्यूट मैक्सिमा, यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिम मिनिमाइज करना है आपने कि कौन सी किस तरह इसको हम डेवलप कर लें, कंस्ट्रक्ट कर लें, ताकि इसमें मेटल जो है वो जो मटेरियल है उसका उस पर कम खर्च आ जाए और कम मटेरियल इस पे लग जाए. तो इसको हमने एब्सोल्युटली मिनिमाइज करना है, नॉट लोकली. सो मिनिमाइजेशन के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन. फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं एंड देन वी फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन. So derivative is function का ले ले, so this will be with respect to r, this function depend on r, so ये इसका derivative आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा, so this will be 4r pi r माइनस, और इसका derivative ये ऊपर चला जाएगा, r के पावर -1 आ जाएगा इस तरह. तो ये इसका derivative ले लेते हैं, माइनस बाय इधर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है और इसका पावर एक इंक्रीज हो जाएगा तो ये r स्क्वायर बन जाएगा. ठीक है. So this will be, इसका इधर मल्टीप्लाई कर ले, LCM ले ले, so this will be equal to 4 and 2 pi r cube minus 500 divided by r square. Now we calculate the critical point of this. For that we put this derivative is equal to 0, so this will be equal to 0, so this term is equal to 0. So now multiply here this r square and then find the value of r from here. इसको इधर शिफ्ट कर लें और यहाँ से r की वैल्यू मालूम कर ले, तो आपके पास r क्यूब आ जाएगा. r क्यूब तो फिर 1/3 ले ले, so this is equal to r is equal to 500 divided by pi. ठीक है. So this is the value of r. इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं by using the calculator. Now this is the critical point. Since the domain of A is 0 to infinity, that this one, we can't use the argument of example 1 concerning the end point. ये example 1 में हमने किया था, वहाँ पे हमारे पास close interval था, तो अब वो algorithm या argument वहाँ हम use नहीं कर सकते जो example 1 के लिए हमने use किया था. क्या किया था हमने? क्रिटिकल पॉइंट पुट किया था और एंड पॉइंट, क्लोज इंटरवल था हमारे पास, तो हमने क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट पुट की थी. बट हियर यहाँ भी आपके पास इंटरवल क्लोज नहीं है, तो वो टेक्निक आप यूज नहीं कर सकते, आर्गुमेंट यूज नहीं कर सकते आप. तो इसके लिए हमने यूज करना है another टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा. तो इसी पॉइंट के लिए एक टेस्ट हम यूज करते हैं, जो कि मुझे बैक करना पड़ेगा इसके लिए. The first derivative test for the absolute extreme value, जो कि अभी तक हमने डिस्कस किया वो एब्सोल्यूट के लिए नहीं था. सो वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को डिस्कस किया था. सो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द एब्सोल्यूट extreme value, mean absolute maximum and absolute minimum. So suppose C is a critical number, okay, of a continuous function defined on the interval. If the first derivative is positive for all x is less than C, this means that ये आपके पास critical point है C, so x is less than C इस region में, and x is greater than C, this is x is greater than C, mean to say that this left side from the critical point and right side from the critical point.
and f prime is negative. First derivative is negative for what interval? For x is greater than c. This is x is greater than c. दिस मीन दैट कि यहाँ पे एक डेरिवेटिव जो है वो क्या है? फर्स्ट डेरिवेटिव इस पोर्शन में फ्रॉम द राइट टू द क्रिटिकल पॉइंट सी, दिस इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो, और फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ दिस क्रिटिकल पॉइंट डेरिवेटिव एज नेगेटिव, स्लोप एज नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होता है देन एफ ऑफ सी, देन द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट एफ ऑफ सी, this f of c is the absolute maximum value of a function। ठीक है, और अगर ये डेरिवेटिव यहाँ पे ये रिवर्स है, दिस नहीं, इसको मैंने रिवर्स किया, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, ये पॉजिटिव राइट साइड पे है और x इज ग्रेटर देन c, x इज, दिस इज x एंड दिस इज ग्रेटर देन c, सो ये लोकल मिनिमम है। अगर यहाँ पे डेरिवेटिव हमारे पास पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, जिस तरह ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे डेरिवेटिव x ग्रेटर देन c के लिए ये नेगेटिव है, तो ये जो c पॉइंट हमारे पास बन जाता है वो लोकल मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये लोकल मिनिमम के लिए मैंने बता दिया पहले। ये f prime of x is less than 0 when x is less than c, this means that the first derivative is negative when x is less than c, left of the critical point, and this is positive when x is greater than c। तो इस केस में ये क्या होता है, ये एब्सोल्यूट मिनिमम होता है। तो हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है इस एग्जांपल में, ये पॉइंट। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है r है, r इज इक्वल टू इस तरह कोई पॉइंट है, दिस इज दी 1 बाई ये क्यूब रूट ऑफ 500 डिवाइड बाई पाई, so this is the critical point। so इस पॉइंट के राउंड अबाउट हमने देखना है कि यहाँ पे फंक्शन हमने ए प्राइम ऑफ आर को देखना है कि ये पॉजिटिव यहाँ पे है या यहाँ पे ये नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे ये नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये हमने चेक करना है कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कि नहीं है। तो लेट्स चेक नाउ। तो आप इसमें पुट कर सकते हैं ये आर क्रिटिकल पॉइंट है, इसको सिंप्लीफाई कर ले कैलकुलेटर से, और फिर इससे लेस वैल्यू ले ले एक, और लेस वैल्यू उठा के इस फंक्शन में पुट कर ले, ये आपके पास है प्राइम आर है ना, इसमें पुट कर ले आर की जगह, फिर देख ले तो क्या होता है। बट वी कैन ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट डेरिवेटिव दिस वन इज लेस फॉर आर इज लेस देन दिस क्रिटिकल पॉइंट। जब आर इससे कम ले लेंगे तो ये नेगेटिव आता है हमारे पास, और ये जब यहाँ से इससे ज़्यादा वैल्यू ले ले, इससे ग्रेटर वैल्यू ले ले, तो हमारे पास जो ए प्राइम होता है वो पॉजिटिव होता है पर आर इज ग्रेटर देन दिस। सो व्हाट इज दिस बेसिकली, this is the local maximum, local minima। So a is decreasing for all to the left of the critical number and increasing for all r to the right। Therefore this r is equal to this value must give rise in absolute minimum value। हम एब्सोल्यूट मिनिमम इसलिए मालूम कर रहे हैं क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए हमने ये जो एनालिसिस है, इसके लिए हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर द एक्सट्रीम वैल्यूज को यूटिलाइज करके वो हमने बता दिया। ये नाउ द वैल्यू ऑफ h करिस्पॉन्ड टू r, ये किस चीज़ का इक्वल है, दिस इज ये। अब हमने h की वैल्यू, r की वैल्यू नोन हो गई ना यहाँ से, तो आप लोग अब h की वैल्यू मालूम करें कि व्हाट इज h। तो h इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाई आर की वैल्यू पुट कर लें, दिस इज 500 डिवाइड बाई पाई 1/3, क्योंकि क्यूब रूट है सो दिस इज 1/3 आ जाएगा। ये स्क्वायर भी है सो 2/3 आ जाएगा यहाँ से। सो दिस इज इक्वल टू इसको सिंप्लीफाई कर लें, वी कैन राइट दिस 1000 इन द फॉर्म ऑफ 2 and to 500,
ठीक है, और इसको अलग अलग लिख लें, तो ये पाई एन पाई की पावर रेस टू द पावर 2/3 और 500 रेस टू द पावर 2/3। सो दिस इज इक्वल टू, ये 500 यहाँ पे पावर 1 है, और ये ऊपर चला जाएगा पावर, ठीक है, तो ऊपर इधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, और ये जो पावर है 2/3 ये भी ऊपर चला जाएगा, सो ये भी माइनस हो जाएगा। सो दिस इज 1 माइनस 2/3। इसका एलसीएम ले ले, सो दिस विल बी 2 इंटू 500 1/3 divided by pi की पावर 1/3। So we can write in this in the cube form. So this will be h is equal to 2 and to cube root of 500 divided by pi. And what is this? This is equal to r. ये हमने पिछले स्लाइड में हमने अगर आप देख ले तो ये r is equal to this one. तो ये r का इक्वल है, तो इसलिए हमने so we can write h in the form of 2r. इसका क्या मतलब है? This is the value of h. Thus, to minimize the cost of can, the radius should be this one centimeter, and height should be equal to twice of the radius, namely the diameter. तो हमने कैसे कंस्ट्रक्ट करना है? रेडियस इतना होना चाहिए और जो हाइट है वो रेडियस का डबल होना चाहिए। हाइट क्या होना चाहिए? रेडियस का डबल होना चाहिए, तब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ मेटल है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और इस कैन में हम 1 लीटर ऑयल हम डाल सकते हैं, ठीक है। Now moving to the antiderivatives. Antiderivative is basically the integration of a function. हमें क्यों ज़रूरत पड़ रहा है कि एंटीडेरिवेटिव हम ले रहे हैं? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है कि a physicist who knows the velocity of a particle might wish to know its position at a given time. अगर इसको वेलोसिटी का पता है, एक पार्टिकल का वेलोसिटी का पता है, तो वो चाहता है कि इसका पोजीशन एक टाइम पे क्या है, एट द गिवन टाइम पे इसका पोजीशन क्या है। तो वेलोसिटी इज द बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो अब डेरिवेटिव उसको पता है, वेलोसिटी इसको पता है, तो वो चाह रहा है कि इसका पोजीशन क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? एंटी डेरिवेटिव लेते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, या इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। Also, an engineer who can measure the variable rate at which water is leaking from a tank wants to know the amount leak over the certain time period, कि खास इंटरवल टाइम में कितना वाटर जो है वो लीक हो रहा है किसी टैंक से। And a biologist who knows the rate at which the bacteria population is increasing might want to deduce what the size of the population will be at some future time. In each case, the problem is to find the function f whose derivative is known function small f. If such a function f exists, it is called the antiderivative of f. तो इसमें हमने क्या करना है? हमने एक कैपिटल एफ को मालूम करना है, जो कि हमारे पास ये जो स्मॉल फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होगा? दिस विल बी इन द डेरिवेटिव फॉर्म. So this capital F represent the antiderivative of a function f small f. So now we properly define it. A function f is called an antiderivative of function f an interval I. F, we can write this f prime of x is equal to f of x for all x in I. तब हम कह सकते हैं कि दिस f जो है दिस इज एंटी डेरिवेटिव। अगर हम इसका डेरिवेटिव ले लें और वो इस फंक्शन का इक्वल हो जाए, एक कैपिटल एफ है, इसको डिनोट करते हैं हम डेरिवेटिव से, तो ये कब एंटी डेरिवेटिव हो सकता है? अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें और उससे क्या बन जाए? हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन जाए, तो इसको हम कहते हैं दिस एफ इज नोन एज द एंटी डेरिवेटिव, या इन अदर वर्ड वी कैन से दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसको बाद में हमने
डिफाइन करना है, तो ये होता है बेसिकली इंटीग्रेशन। Theorem: if f is an antiderivative of f on an interval I, then the most general antiderivative of f on the interval I is equal to f of x plus c। इसके साथ हम c लिखते हैं। जो आप लोगों को पता है, जब हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं ना, तो हम इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, साथ ये फंक्शन हमारे पास आ जाते हैं, इसको हम कैपिटल f ऑफ x या जो भी है इसे रिप्रेजेंट करते हैं, साथ में c हम ऐड कर लेते हैं। तो इसका रीजन क्या है कि ये c हम क्यों लिखते हैं? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द एंटी डेरिवेटिव। जैसे कि ये इंटीग्रेशन है ना, डी ऑफ एक्स, यहाँ पे जो भी फंक्शन है आपके पास एफ फंक्शन, और ये इंटीग्रेशन के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे सी ऐड कर लेते हैं। सो दिस इज द जनरल फॉर्म। सी क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि हमें इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना, एफ प्राइम ले लें, तो इससे क्या आना चाहिए हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द डिफिनीशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव, यहाँ से हमारे पास एफ ऑफ एक्स आना चाहिए। ठीक है। So where c is arbitrary constant, this constant must this constant may be equal, may be real number or complex number। ये दोनों हो सकता है, complex भी हो सकता है और real भी हो सकता है, but this is a constant because the derivative of constant is equal to 0। let हमारे पास f of x है, f of x equal to x square, तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? कोई इस तरह फंक्शन f of x, कोई इस तरह फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव ले ले और हमारे पास ये एक एक्स स्क्वेयर आ जाए, वो कौन सा इस तरह फंक्शन है? 1/3 एन एक्स क्यूब। क्यों? क्योंकि जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं, ये जब ये फंक्शन, अगर जब हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या होता है डेरिवेटिव इसका? इसका डेरिवेटिव क्या है? ये 3 इधर आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगा, तो 3 3 के साथ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास है एक्स स्क्वेयर, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस मीन दैट this f of x is equal to 1/3 x cube as the antiderivative of this function f of x is equal to x square। ठीक है। सिमिलरली इसका एक और भी हो सकता है। लेट सपोज इसको मैं जी एक्स का नाम देता हूँ, दिस इज इक्वल टू 1/3 x क्यूब प्लस 100। दिस इज अगेन द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। क्यों? क्योंकि जब इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं तो ये 3 इधर आ जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, ये एक्स स्क्वायर बन गया और इसका डेरिवेटिव 0 है बिकॉज इज ए कांस्टेंट। सो ये डेरिवेटिव ले लेते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर, अगेन दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है। सिमिलरली आप कोई भी और ले लें, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स ले लें, जो भी ले लें, कोई भी कांस्टेंट साथ में आ रहा हो, इसका मतलब ये है कि एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसकी एक से ज़्यादा डेरिवेटिव हो सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव हो सकते हैं। ये देखना, ये भी इसका एंटी डेरिवेटिव है। यहाँ पे आप लिख ले 1/3 एक्स क्यूब माइनस 10 लिख ले, तो ये भी इसका एंटी डेरिवेटिव है। प्लस 10 लिख ले, ये भी डेरिवेटिव है। 1 लिख ले, 10 लिख ले, 1000 लिख ले, जो भी लिख ले साथ, तो ये एंटी डेरिवेटिव बन जाता है। जिस तरह इस फिगर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 +3 के लिए ये कर्व है, दिस कर्व, एंड फॉर इस वैल्यू के लिए ये कर्व आ रहा है, इस वैल्यू के लिए ये कर्व आ रहा है। लेकिन जब इसका डेरिवेटिव लेंगे ना, तो इसका डेरिवेटिव एक ही आ जाता है, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाता है। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे इस सारों का, ये जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनता है, इसका एक्स स्क्वायर बन जाता है, क्योंकि एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 कांस्टेंट जो भी आ रहा है आपके पास, तो ये -2 आ रहा है, +2 आ रहा है, ठीक है, 3 आ रहा है, 1000 आ रहा है, जो भी आ रहा है, लेकिन इसको हम जनरलाइज कर देते हैं और इसलिए हम कांस्टेंट लगा लेते हैं इसके साथ। ठीक है। जो एंटी डेरिवेटिव होता है ना फंक्शन, ये एंटी डेरिवेटिव, तो एंटी डेरिवेटिव के साथ हम क्या करते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं। दिस इज एक्स क्यूब, ये इसको जनरलाइज कर देते हैं 1/3 एक्स क्यूब प्लस सी लिख लेते हैं। सी कोई भी कांस्टेंट है, क्योंकि जनरल हम इस फॉर्म में इसलिए लिखते हैं। इंटीग्रेशन में जो सी आता है ना, वो यहाँ से आता है कि हमारे पास जो फंक्शन होता है इसकी एक से ज़्यादा इंटर डेरिवेटिव हो सकता है, तो ये डिफरेंट है ना,
ये एंटी डेरिवेटिव इससे डिफरेंट है, इसमें 1000 100 ऐड हो रहा है, इसमें क्या ऐड हो रहा है, 3 2 1 -1 -2 वगैरह वगैरह ऐड हो रहा है। तो इस ये बहुत सारे हो सकते हैं ना, और भी पॉसिबिलिटीज है, तो इसको जनरल हम एक नाम दे देते हैं विच इज सी। तो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव फॉर दिस फंक्शन इन जनरल फॉर्म। तो इंटीग्रेशन जब हम लेंगे ना, तो इसके साथ हमने कांस्टेंट सी ऐड करना है इसके एंटी डेरिवेटिव से। फॉर एग्जांपल, फाइंड द मोस्ट जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस a is equal to f of x is equal to sin of x। सो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, कोई इस तरह फंक्शन जिसका हम डेरिवेटिव ले ले और हमारे पास sin ऑफ x आ जाए। f of x is equal to माइनस cos ऑफ x, अगर इसका डेरिवेटिव आप ले लें, तो इसका डेरिवेटिव ले ले तो दिस विल बी इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ cos क्या होता है, माइनस साइन ऑफ x, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो द डेरिवेटिव, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन f of x is equal to sin of x is equal to f of x, capital F prime of x is equal to sin of x। So the antiderivative of sin of x is equal to minus cos of x। या इन अदर वर्ड हम बाद में कहेंगे कि the integration of sin of x and to dx, this is equal to, this is equal to what, integration of sin is basically क्या होता है, माइनस cos of x एंड साथ में प्लस सी आता है, जो कि दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बाद में हम इसको इस तरह डील करेंगे। दिस इज दिस इज द प्रॉपर नोटेशन, फॉर्मल नोटेशन और प्रॉपर नोटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। So in general form we can write the antiderivative of this function minus cos of x plus c। So this is a function which is represented by capital G of x or capital F of x plus c। In the second example, f of x is equal to 1 by x, what is the antiderivative of this function? हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ln of x क्या होता है, 1 by x होता है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ 1 by x क्या होना चाहिए हमारे पास, ln of x होना चाहिए जी। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा? हाँ, अपलोड हो जाएगा ना। सर वो मैं असल में ना इंटरनेट का इशू आ रहा था, तो इसलिए कभी डिस्कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, वो मसला अपलोड हो बन रहा जाएगा, है। अपलोड हो ठीक है जाएगा सर, कोई, थैंक यू। ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। थैंक यू। ओके। सो the antiderivative, the general antiderivative of this function is ln of x plus c। In other words, we can say the integration of 1 by x and to d of x, this is x, and to d of x which is equal to क्या होता है, ln of x and plus c। So this is the antiderivative of this function 1 by x। So the antiderivative for this function is the ln of x plus c। Now for the power rule, uh, for the power function f of x is equal to x की power n, we use the what is the antiderivative। so इसका पहले देख लेना इसका डेरिवेटिव क्या है। so derivative of this function is, इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। इसका डेरिवेटिव ले ले तो क्या बन जाता है, x की पावर n बन जाता है। इसका क्या मतलब है, दिस मीन दैट द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x की पावर n, दिस वन, is equal to this one, because जब हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, so this is the anti derivative for this function। और इंटीग्रेशन में फिर बाद में हम कहेंगे ना कि so therefore the general antiderivative of f of x equal to x की power n, which is given by the capital F of x, and this is x की power n plus 1 divided by n plus 1। इसका सिंपल मतलब ये है कि जब हमारे पास इस तरह आ जाता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n d of x which is equal to, ये रूल यूज होता है कि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव में क्या होता है, डेरिवेटिव में हम जब लेते हैं ना इसका फंक्शन का, तो हम करते हैं ना कि पावर इधर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है, और एक पावर रिड्यूस हो जाता है इंटीग्रेशन में, बिकॉज इंटीग्रेशन इज बेसिकली द रिवर्स प्रोसेस ऑफ
डेरिवेटिव। सो रिवर्स प्रोसेस क्या है, यहाँ पे डेरिवेटिव में एक पावर रिड्यूस करते हैं और इधर ले आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। तो डेरिवेटिव में क्या होना चाहिए, पावर एक इंक्रीज करेंगे, एक्स की पावर n+1 आ जाएगा, ठीक है। और ये पावर मल्टीप्लिकेशन में इधर नहीं आएगा, ये डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव में मल्टीप्लिकेशन में आता है तो इंटीग्रेशन में डिवीजन में आ जाएगा, और प्लस साथ में जो हमारे पास कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज द एंटी डेरिवेटिव which we can represent this by f of x, this one, this is equal to f of x. Now some function and the particular derivative of this function, this is, अगर आपके पास c टाइम f of x इस फॉर्म में है तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, कांस्टेंट बाहर आ जाता है और इसका इंटीग्रेशन एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, f of x होता है। यहाँ पे c हम नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है। दो फंक्शन अगर सम में है तो इसका इंटीग्रेशन ले ले, या एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, कैपिटल f of x प्लस कैपिटल g of x। अगर ये फंक्शन इस x की पावर n है तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, x की पावर n+1, पावर एक इंक्रीज होता है और इस पर डिवाइड होता है। 1/x है तो 1/x इज इक्वल टू ln ऑफ x है, ठीक है। और एब्सोल्यूट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता है इंटीग्रेशन के लिए, जो वैल्यूज है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। e की पावर x इसका इंटीग्रेशन e की पावर x है, बिकॉज इसका डेरिवेटिव क्या है, e की पावर x है, इसका डेरिवेटिव क्या है, 1/x है। अच्छा, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास जो होता है b की पावर x, b is constant, power is variable, so this is exponential function. So the antiderivative of exponential function is b की पावर x divided by ln of a, ये याद रख लीजिए ये चीज़ों को। cos का एंटीडेरिवेटिव क्या है, sin of x है, मीन the integration of sin is cos of x. Similarly, these are other function. The antiderivative of sine inverse is 1 divided by 1 minus x square, and the tangent inverse is equal to 1. Yeah, the antiderivative of this function is tangent inverse x. क्योंकि इसका डेरिवेटिव याद है, डेरिवेटिव टेंजेंट इनवर्स एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट। और मैंने कहा था डेरिवेटिव आप याद कर ले तो इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं है। तो ये इसका डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। सो इस फंक्शन का अगर ये फंक्शन गिवन है रिवर्सली, ये फंक्शन इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है तो वो टेंजेंट इनवर्स एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या है तो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है तो वो 1 डिवाइड बाई 1 टेंजेंट इनवर्स एक्स है। तो ये टेबल है, इसको आप याद रख लें ये फार्मूलाज को। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल 2, फाइंड ऑल फंक्शन g such that g prime of x is equal to 4 sin of x plus 2x की पावर 5 माइनस दिस वन। तो पहले क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये सिंप्लीफाई हो सकता है। तो g प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 4 साइन ऑफ x, ये इधर भी डिवाइड कर ले, 2x की पावर 5 डिवाइड बाई x माइनस अंडर रूट ऑफ x और डिवाइडेड बाई x। तो दिस इज इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से, एंड 2x की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ x, क्योंकि ये अंडर रूट है और ये इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं ना, डबल अंडर रूट में। this x we can write, this term we can write x divided by this x we can write in double under root. This is x divided by under root of x and 2 under root of x. So this is cancel out, so 1 by under root of x ये बन जाएगा। Now we have to find the antiderivative of this term and this term and then this term. So what is the antiderivative of sine of x? Yeah, we can write this function in the form of this 4 sine of x as it is 2x,
और इसको हम ये पावर ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -1/2 आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेटिव क्या है इस साइन का? आप यूजिंग दी फार्मूला इन द टेबल 2 together with theorem 1 we obtained that the antiderivative of sine is minus cos of x. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस कॉस ऑफ एक्स। ये फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। दिस इज द पावर फंक्शन, दिस इज द पावर फंक्शन। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर फंक्शन क्या होता है? पावर एक इंक्रीज होता है और उस पर डिवाइड होता है। सो पावर एक इंक्रीज कर ले, 2 एज इट इज आ गया, इसका एक पावर इंक्रीज कर ले तो ये 5 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर ले तो 4 + 1 is 5। अगेन यूजिंग दिस इज अगेन पावर फंक्शन, using the rule for the power function of antiderivative. So this power एक इंक्रीज कर ले, इस पे डिवाइड कर ले, when increasing this power तो ये क्या बन जाएगा? -1/2 पावर में एक इंक्रीज कर रहा हूँ प्लस 1, तो बाय टेकिंग एलसीएम दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो दिस इज x की पावर 1/2, और ये डिवाइड भी करना है। जिस तरह डेरिवेटिव में हमने इधर लेके आना है तो इसको इधर डिवाइड करना है। Now simplify this one, -4 cos of x, and this will be equal to 2/5 x to the power 5, and minus you can write this 2 into under root of x, and this is the c is the constant of integration. Another example, find f prime f find f function मालूम करें, f prime is equal to e की power x plus 20 into 1 plus x square की power -1, and f of 0 is equal to -2। ये कंडीशन गिवन है इसका। तो आपने क्या करना है, फंक्शन को मालूम करना है। द जनरल इंटीग्रेटिव ऑफ दिस फंक्शन एज वी कैन राइट दिस इज e की पावर x plus 20 divided by 1 plus x square। क्योंकि e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x होता है। जिस तरह डेरिवेटिव इसका चेंज नहीं होता ना, इसका इंटीग्रेशन भी हमारे पास चेंज, सो दिस इज इक्वल टू e की पावर x। और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है इस टर्म का? दिस इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है? इसका एंटी डेरिवेटिव ये पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और इस पे डिवाइड कर लें, पावर एक इंक्रीज हो जाएगा। सो क्या बनता है इसे पावर इंक्रीज हो जाए कि -1 और ये इस पे डिवाइड कर लें, -1 0 0 आ जाता है ना। तो व्हाट इज दिस? ये किस चीज़ का इक्वल है? 1/x इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। ये पावर रूल यहाँ पे यूज़ नहीं होता क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू -1। आप लोगों ने लिखा होगा कि x इज नॉट इक्वल टू -1 पावर फंक्शन के लिए, जो कि पिछले हमने डिस्कस किया। क्योंकि ये अगर इसी फॉर्म में आ रहा है 1/x, तो इसका क्या होता है इंटीग्रेशन? दिस इज द ln ऑफ x होता है। तो ये जो टर्म आ रहा है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अच्छा ये सिंपल x के लिए है, ये x स्क्वायर नहीं है, 1 + x स्क्वायर है, 1/x नहीं है, d ऑफ x। इस तरह का फंक्शन आ जाता है तो फिर हम लिख लेते हैं 1/ln ऑफ 1 + x लिखते हैं, सॉरी ln ऑफ 1 + x लिखते हैं अगर सिंपल x आ जाए। क्योंकि इसका इंटीग्रेशन अब इस 1/x क्या है, ln ऑफ x है, तो 1/1 + x क्या बन जाएगा, ln ऑफ 1 + x बन जाएगा। लेकिन ये इस तरह हम नहीं लिख सकते हैं कि 1/1 + x स्क्वायर, और हमारे पास इसका इंटीग्रेशन हम इस फॉर्म में लिख लें कि ln ऑफ 1 + x स्क्वायर। ये गलत है, इस तरह नहीं लिख सकते, ठीक है। तो व्हाट इज दिस, द इसका इंटीग्रेटिव क्या है, 1/1 + x स्क्वायर। तो डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू 1 + x स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन सिंपल मीन दैट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एज टेंजेंट इनवर्स x। क्यों? क्योंकि
जो इसका डेरिवेटिव है वो किस चीज़ का इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 1/1 + x² का इक्वल है। सो एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x बन जाएगा। तो इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बन जाएगा इस टर्म का, 20 कांस्टेंट है, 1/1 + x², सो 1/1 + x² इंटी डेरिवेटिव क्या है, टेंजेंट इनवर्स x है, और दिस इज दिस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज द फंक्शन f ऑफ x, ये तो आ गया हमारे पास। अब एक कंडीशन गिवन है एंड दिस कंडीशन इज गिवन फॉर द फंक्शन टू फाइंड द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x की जगह आप 0 पुट कर ले, तो हमारे पास वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 की वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर लें, ये 0 पुट कर लें तो x की पावर 0 आ जाएगा, 20 टेंजेंट इनवर्स x ये 0 हो जाएगा, प्लस c, और ये किसी f ऑफ 0 किस चीज़ का इक्वल है, -2 का इक्वल है, तो दिस इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, क्योंकि e की पावर z क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, सो -2 is equal to this -2 is equal to 1 and plus 20, और टेंजेंट इनवर्स 0 क्या होता है, टेंजेंट इनवर्स 0, टेंजेंट इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। तो एंड दिस इज प्लस c, तो c इज इक्वल टू -2 -1, ये इधर 1 इधर शिफ्ट कर ले तो ये -2 -1 आ जाएगा, तो c इज इक्वल टू -3। तो जस्ट c की वैल्यू हमारे पास आ गया, दिस इज इक्वल टू -3, और आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर लें, तो दिस विल बिकम f ऑफ x इज इक्वल टू e की पावर x प्लस 20 टेंजेंट इनवर्स x -3 आ जाएगा। Another example, this is something is some example of application related to the antiderivative. A particle moves in a straight line and has acceleration given by at is equal to 6t plus 4. Its initial velocity is given when t is equal to 0, then the velocity is -6 centimeter per second, and its initial displacement is given, which is this one. Find the position s of t. आपको एक्सेलरेशन गिवन है, तो आप इसका पोजीशन मालूम करें। तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास पोजीशन के लिए जब वेलोसिटी गिवन होता है तो हम एक बार इंटीग्रेटर लेके हमारे पास पोजीशन आ जाता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस इज डबल डेरिवेटिव। अगर ये पोजीशन वेक्टर है एस ऑफ टी, एस ऑफ टी अगर हम आपके पास पोजीशन वेक्टर है तो इसका हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तब हमारे पास वो क्या होता है, डबल डेरिवेटिव लेके तो हमारे पास ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन बन जाती है, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन एज द वेलोसिटी एंड देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है कि हमने दो बार इंटीग्रेशन लेना है या दो बार इंटीग्रेटिव लेना है। सो सिंस वेलोसिटी ऑफ दिस वन, इसका इंटीग्रेशन क्या है, जब इसका इंटीग्रेटिव लेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी वी प्राइम ए टी। सो इसका इंटीग्रेटिव ले लेंगे, इंटी डिफरेंशिएशन गिव्स, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेटिव क्या है, स्क्वायर की पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, इस पर डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा टी, कांस्टेंट है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट c इज इक्वल टू 0, बट इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट या इंटीग्रेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम x होता है, कांस्टेंट टाइम x होता है। सो दिस इज 4t आ जाएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेटिव क्या है, कांस्टेंट टाइम t, अगर x है तो t x आ जाएगा, t है तो t आता है, थीटा है तो थीटा आएगा, एंड दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो
velocity is equal to 3t square plus 4t plus c. Now, using this condition to find the value of this constant c, so replace t is equal to 0. जब t is equal to 0 पुट कर ले यहाँ पे, so v of 0 is equal to क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 पुट कर ले तो ये 0 बन जाएगा 0, यहाँ पे पुट कर ले t की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ v of 0 is equal to c आ जाएगा. Now what is the value of v of 0? v of 0 is equal to -6 centimeter per square per second. So इसकी जगह ये पुट कर ले, so v of 0 is equal to minus. So this means that c is equal to -6. तो इसको आप उठा के ये जो वैल्यू है ना, ये c की जगह पुट कर ले यहाँ पे, तो ये वैल्यू पुट कर ले तो हमारे पास वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, प्लस 4t माइनस 6 आ जाएगा. नाउ पोजीशन तक हमने पोजीशन मालूम करना है, हमने वेलोसिटी मालूम कर ली, एक बार डेरिवेटिव इंटी डेरिवेटिव ले लिया तो पोजीशन तो वेलोसिटी हमने मालूम की. Now you have to find the position of this, so again taking the derivative of this velocity, this function, antiderivative, yeah, in other words you take the integration of this function. तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, 3 एज इट इज आ जाएगा, पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, इस पर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि टी स्क्वायर है तो ये टी की पावर 3 हो जाएगा और डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, प्लस एक पावर एक इंक्रीज हो जाएगा, 4 एज इट इज आ गया, पावर एक इंक्रीज कर ले डिवाइड कर ले तो ये बन गया. अब कांस्टेंट है तो -6, और ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट टाइम टी, दिस इज कांस्टेंट टाइम टी एंड प्लस टी इज द कांस्टेंट टाइप इंटीग्रेशन. एक बार सी ले लिए तो हम इसमें C1 C2 कह दें या सी डी कह दें, जो भी है, लेकिन दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो in the simplest form we can write this is equal to t cube plus 2t square minus 6t plus d. So this means that s of t, the position vector, the position as displacement as equal to t cube plus 2t square minus 6t and plus this is plus d. Now this condition is given, s of 0 is equal to 9 centimeter. So with the help of this condition you can find the value of this d. इस d की वैल्यू आप मालूम कर सकते हैं, तो इसमें पुट कर ले, when t is equal to 0 the value of s of 0 is 9, तो इसमें पुट कर ले s of 0, जब t की जगह 0 पुट कर ले तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो d बच जाएगा. so s of 0 is equal to 9, this means that d is equal to 9. यहाँ पे आप इसकी जगह 0 पुट कर ले तो s of 0 आ जाएगा, s of t की जगह 0 पुट कर ले, और यहाँ पे हमारे पास ये सारे 0 हो जाएगा, सिर्फ d बच जाएगा. अब ये वैल्यू गिवन है यहाँ से 9, so d is equal to what, d is equal to 9. Now put this value of d over here, this is t cube plus 2t square minus 6t and plus 9. So this is the position of a particle at the instant, ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द पोजीशन ऑफ. अब इसका आप दोबारा वेलोसिटी आप मालूम करना चाह रहे हैं, अगर आपको ये गिवन है, पहले हमारे पास ये गिवन होता था कि आप एक्सेलरेशन मालूम करें, वेलोसिटी मालूम करें, तो इसके लिए हम क्या करते थे, डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ले तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी, सेकंड डेरिवेटिव ले तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी रिवर्स. ये एग्जांपल आप लोग ये भी एप्लीकेशन है इसका इसी तरीके से है, और एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस है वो आप लोग देख ले इसमें 4.9 का. चैप्टर 5 इंटीग्रल्स. इस चैप्टर में जो इसके 3 सेक्शन है 5.1, 2 एंड 3, इसमें डेफिनेट इंटीग्रल है, और डेफिनेट इंटीग्रल में को हमने बाद में डिस्कस करना है.
तो पहले हम इनडेफिनिट इंटीग्रल को देखते हैं ताकि हमारे पास टेक्निक आ जाए कि इनडेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन we divide in two parts, indefinite integral and definite integral। और इंटीग्रेशन होता क्या है? the reverse process of derivative the reverse process of derivative is known as the integration, or it is known as the antiderivative। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फॉर्मली बाय दिस नोटेशन, और ये मैं बता दूंगा कि दिस इज सम, ये सम से निकला हुआ है। ये जो नोटेशन लिखते हैं ना इंटीग्रेशन का, ये सम से निकला हुआ है, सम। इसको एस को इस तरह एक्सटेंड किया हुआ है इस तरह। सम के लिए हम दो नोटेशन यूज करते हैं, एक यू यूज करते हैं, ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 टू अप टू सम नंबर, अप टू इन्फिनिटी या अप टू सम नंबर लिखते हैं, अप टू 100 लिखते हैं, तो ये हम इस तरह लिखते हैं। एफ ऑफ एक्स लिखते हैं या एफ ऑफ एन लिखते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये दो नोटेशन हम यूज करते हैं सम के लिए। ये सम जो होता है ना, ये कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस सम के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है। अगर आपने कंटिन्यूस चीज को सम करना होता है, जिस तरह एरिया है, एरिया कंटिन्यूस होता है, इसमें जंप नहीं होता। तो फिर इसके लिए हम इंटीग्रेशन को यूज करना है हमने समेशन के लिए। जिस तरह एरिया अंडर द कर्व होता है, तो एरिया क्या होता है हमारे पास, वो कंटिन्यूस होता है, इसमें गैप तो नहीं होता। अगर डिस्क्रीट आपने मालूम करना है, जिस तरह डिस्क्रीट का मतलब ये है कि 1 से लेकर 2 तक, फिर 2 से 3 तक, इस तरह, तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट। जिस तरह फोटॉन, जब फोटॉन जो होते हैं ना, पैकेट ऑफ एनर्जी बंडल के फॉर्म में होते हैं, तो वो बंडल जो होते हैं ना वो डिस्क्रीट होता है। तो उसको हमने जब सम करना होता है तो इसके लिए हम ये समेशन यूज करते हैं। या इस चीज़ की इस तरह टाइप की दरमियान वाला जो है ये कंटिन्यूटी है, इसको हमने काउंट नहीं करना है, इसकी डिस्क्रीट पॉइंट है। 1 फिर 2 पे जंप लगाता है, फिर 3 भी जंप लगाता है, फिर 4 पे एंड सो ऑन। तो इस चीज़ को अगर हम हमने सम करना है तो इसके लिए हम ये समेशन वाला नोटेशन यूज करते हैं, ठीक है। और जब कंटिन्यूस फिनोमेना हो तो इसके लिए फिर हम इंटीग्रेशन को यूज करते हैं। तो there are two type of integral, indefinite integral in general and indefinite integral। इसको हमने बाद में डिस्कस करना है। दिस इज द पोर्शन 5 and दिस इज आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 5.4। तो ये इसमें जो पार्ट है ये हमने डिस्कस करना है इन दी 5.1 to 5.3। तो मैंने इसको फोकस करना है पहले, ताकि आप लोग रूल सीख लें कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, फार्मूलाज क्या है, ठीक है, टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन क्या है। तो इसके बाद हम इसकी तरफ आ जाते हैं। ये भी बेसिकली है इंटीग्रल, लेकिन इसमें लिमिट्स होते हैं ए से लेकर बी तक। सो द नोटेशन, दिस वन इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स इज ट्रेडिशनली यूज फॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ। अभी तक हम एंटी डेरिवेटिव कह रहे थे ना, एंटी डेरिवेटिव क्या है, इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका बेसिकली दैट एंटी डेरिवेटिव वाज द इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड इट इज कॉल्ड द इनडेफिनिट इंटीग्रल। इसमें कोई लिमिट्स नहीं है, कोई ऐसे लेकर बी तक इस तरह। सो दिस इज द इनडेफिनिट इंटीग्रल। So we can write the definition of indefinite integral in the form of mathematics। So this is the integration of f of x is equal to d of x, which is equal to f of x, और साथ में प्लस c भी होता है, क्योंकि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है इसको हम c से डिनोट करते हैं, प्लस c मीन्स दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस कैपिटल फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ले ले तो 12 हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ जाता है। ये डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव है। सम फार्मूलाज है, ये आपको फार्मूले याद रखना है। कांस्टेंट आ जाए इंटीग्रेशन तो कांस्टेंट बाहर निकाले, फंक्शन का इंटीग्रेशन ले ले। दो फंक्शन सम में आ जाए तो अलग अलग इंटीग्रेशन, जिस तरह हम अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करते थे उस तरीके से हमने अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। ये कांस्टेंट आपके पास आ जाए तो इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, सिंपल कांस्टेंट डी ऑफ एक्स आ जाए, कांस्टेंट डी ऑफ एक्स आ जाए। सो इसका इंटीग्रेशन क्या है, के एक्स प्लस सी, क्योंकि जो ये इंटीग्रल और डिफरेंशियल ये डी, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होगी, क्या बच जाएगा, के इंटू एक्स बच जाएगा। तो दिस इज के ऑफ एक्स। so simply integration of constant as k time constant time x
ओके तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू पावर एक इंक्रीज कर लें, ठीक है, एन प्लस वन डिवाइड बाई एन, और इसके ऊपर डिवाइड कर लें और साथ में प्लस सी आ जाता है, एंड एन इज नॉट इक्वल टू माइनस वन। अगर माइनस वन का इक्वल हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर हमारे पास इस तरह बन जाता है। लेट सपोज आपके पास है इस तरह, आपके पास एक्स की पावर माइनस वन है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ऑफ एक्स है, तो दिस इज इक्वल टू, इस पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, पावर रूल सिर्फ माइनस वन पे नहीं कर सकते, बाकी सब पे कर सकते हैं, क्योंकि पावर इंक्रीज होता है ना, माइनस वन प्लस वन, और इसको डिवाइड भी करना होता है, माइनस वन प्लस वन, तो क्या बनता है, दिस इज एक्स की पावर ज़ीरो, और नीचे क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है, तो इससे इन्फिनिटी आ जाता है। इसलिए पावर रूल जो है इंटीग्रेशन के लिए, जो पावर हमारे पास आ जाता है, तो वो हमने x इज इक्वल टू माइनस वन के लिए नहीं, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको हमने डिफाइन किया था कि दी वन बाई एक्स एंड टू डी ऑफ एक्स, या एक्स की पावर माइनस वन, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एज ln ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, इसका डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज वन बाई एक्स होता है, वन बाई एक्स होता है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, इस तरह डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता है, ई की पावर एक्स होता है, सो इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, एंड दिस इज प्लस सी। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ एक्स। सीकन का क्या है, टेंजेंट है, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या है, सीकन स्क्वायर एक्स है। जब डेरिवेटिव याद हो तो इंटीग्रेशन में भी मसला नहीं रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एक्स, साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक है। अगर वन बाई एक्स आ जाए तो इसका ln ऑफ एक्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो b की पावर x डिवाइड बाय ln ऑफ b आ जाए। जो पिछला टेबल था ये वही है, एंटी डेरिवेटिव है, तो इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप लोग ये याद कर लें, उसकी बजाय आप लोग ये याद कर लें, वन डिवाइड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन जो है वो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी है। तो ये सारे फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं जो कि डेरिवेटिव के लिए हमने यूज़ किए थे। For example, find the general indefinite integral of this function. No solution using our convention and table one we have, इसके ऊपर अलग अलग से अप्लाई करें डेरिवेटिव, ठीक है, इंटीग्रेशन सॉरी। सो दिस फंक्शन इज इक्वल टू, ये बाहर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर फोर इंटू डी ऑफ एक्स, माइनस ये टू बाहर आ जाएगा, and the integral of this secant square x into dx. So 10 as it is, and integration of this using the power. So power will increase and this will be divided on this one. So this is x to the power 5 divided by 5 minus 2, and tangent integration of this function is equal to the tangent of x, because the derivative of tangent क्या होता है, secant square x होता है, so integration of secant square x is equal to tangent of x, and this is c, which is the constant of integration. So simplify this one, so this is 2x to the power 5 minus 2 tangent of x plus c, so integration of this function is equal to this one, 2x to the power 5 minus 2 tangent x plus c. नाउ टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन, ये फार्मूला जो है ये यहाँ पे दोबारा कॉपी हो गया है, बहरहाल। नाउ चैप्टर 7 तक मैं चला गया, चैप्टर 6 मैंने स्किप कर लिया, और चैप्टर 5 में जो डेफिनेट इंटीग्रल थे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, इसके मैंने कुछ एग्जांपल कर लिए, आप लोग वहाँ से जाके बाकी एग्जांपल देख लें, ठीक है। तो चैप्टर 6 जो है इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उसको हमने बाद में पढ़ना है, बाद में डिस्कस करना है कि इंटीग्रेशन इसका क्या है। पहले हमने सीखना है व्हाट आर दी टेक्निक्स, फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, फार्मूलाज क्या है, ठीक है, और टेक्निक्स क्या है, कैसे, हाउ टू इवैल्यूएट द इंटीग्रल ऑफ फंक्शन। तो पहले हमने ये सीखना है, बाद में हमने चैप्टर 6 की तरफ आना है, वो एप्लीकेशन इसका देखना है जो कि हमारी लास्ट चैप्टर है। और चैप्टर 5 जो है उसमें से हमने
5.1 से लेकर 5.3 तक, ये जो तीन इसमें रीमन सम है और इनडेफिनिट इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको डिस्कस करना है। सो नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दो फंक्शन अगर आपके पास इसी फॉर्म में आ जाए, आपके पास एफ ऑफ एक्स जी प्राइम ऑफ एक्स, दो फंक्शन आपके पास प्रोडक्ट में आ जाए, तो क्या करना है आपने? So this will be equal to f of x and g prime of d of x. So this is equal to f of x g of x minus integral of g of x and f prime of x into d of x. तो क्योंकि इसका इंटीग्रल ले ले तो ये g of x जो है वो हमारे पास g prime of x is converted into the g of x minus integral of g of x and it is f prime of d of x. So this formula is for the integration by parts. It is perhaps easier to remember in the following notation. तो ये notation ज़रा easy है। जो f of x है इसको आप कह रहे हैं this is एक्सक्यूज मी सर, जी। सर क्लास है हमारी। तो आप चले जाए ना आप लोग, ये रिकॉर्ड हो जाएगा। मैं ख़त्म कर रहा हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि आप लोग ऑनलाइन लेट हो गए थे तो मैं टाइम पूरा यूज़ कर लूँगा। आप लोग प्रेजेंट प्रेजेंट छोड़ें, बस आप लोग लीव कर लें, ठीक है। तो इसको मैं पूरा करके ना फिर अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उधर से देखें दोबारा। सो लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। असल में आप लोग सोए रहते हैं, 8 बजे क्लास होता है तो सारे ऑनलाइन नहीं होते हैं इस टाइम, इसलिए मैंने फुल टाइम इसको यूटिलाइज करना है, इसको ख़त्म करना है मैंने इसको। सो लेट u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसको u कह दें, इसको g कह दें, v कह दें। देन द डिफरेंशियल और डी यू इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या है, इसका डिफरेंशियल ले लें, डी यू का डिफरेंशियल क्या है, डी एफ प्राइम ऑफ एक्स, दिस इज डी यू एंड इसका जो है एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। इसका डिफरेंशियल क्या है, डी वी, और इसका डिफरेंशियल क्या है, जी प्राइम ऑफ एक्स है। डिफरेंशियल जो हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वही डेरिवेटिव की तरह है। सो बाय सब्स्टिट्यूशन रूल द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बिकम, सो दिस विल बी बिकम ये एफ ऑफ एक्स की जगह यू आ जाएगा, यू डी वी, और जी प्राइम की जगह क्या बन जाएगा, जी प्राइम इज इक्वल टू, इसकी जगह ये डी वी बन जाएगा, जी प्राइम की जगह डी वी रिप्लेस कर लें, और एफ ऑफ एक्स की जगह यू, जी ऑफ एक्स की जगह वी, एंड दिस इज माइनस और जी विच इज इक्वल टू वी, एंड दिस इज एफ प्राइम किस चीज़ का इक्वल है, एफ प्राइम इज डी यू, सो ये डी यू आ जाएगा। तो इस फार्मूले को हमने याद रखना है, या इस तरह याद कर लेंगे, आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, एक आपके पास जी ऑफ एक्स है, दो फंक्शन प्रोडक्ट में आ गई, तो इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने करना है। इसको हम कहते हैं, लेट्स सपोज दिस इज फर्स्ट फंक्शन, इसको हम कहते हैं दिस इज सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन। सो इसका इंटीग्रल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं एफ ऑफ एक्स एंड द integral of the second function, this is second function g of x, g of x into d of x minus uh, derivative of the first function, derivative of the second function g of x and the product में integration of the first function f of x का integration d of x and to whole integral, यहाँ पे whole integral हमने लेना है, d of x लिखना है यहाँ पे, ये whole integral आ जाएगा। तो ये भी एक फार्मूला हम यूज़ करते थे इफिसी और इनमें, तो ये वही फार्मूला है बिल्कुल सिंपल, जो हम ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, तो आप लोग दोनों यूज़ कर सकते हैं। बहरहाल हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, यू डी वी इज इक्वल टू यू वी माइनस वी डी यू। यहाँ पे डी वी यू के साथ डी वी आ जाएगा, यहाँ पे वी के साथ डी यू आ जाएगा, और बाकी यू यू वी माइनस है, और यू आपने एफ ऑफ एक्स लेना है, डी वी जो है वो जी प्राइम ऑफ एक्स है, वी को आपने जी ऑफ एक्स कहना है। सो लेट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, एक आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है, एक आपके पास पोलिनोमियल है। सो सपोज वी चूज दैट
f of x is equal to x and g prime of x is equal to sin of x, देन तो आप यूज़ कर लें इसको, जो फार्मूला वन है वो अप्लाई किया हुआ इसने। सो एफ प्राइम इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है इसका, सो दिस इज इक्वल टू 1। जी का डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन इज माइनस कॉज ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसमें पुट कर लें एक्स इंटू दिस इज साइन ऑफ एक्स, सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ प्राइम ऑफ एक्स यूजिंग दिस फार्मूला, फार्मूला वन, ये इसको यूज़ किया हुआ है इसने। सो एफ ऑफ एक्स इज एक्स, दिस इज गिवन, एंड दी जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स इज माइनस कॉज ऑफ एक्स, so this is minus cos of x minus g of x, what is g of x is minus cos of x है, एंड f prime of x क्या है, डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव वन है, तो यहाँ पे वन लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू डी एक्स है आपके पास आ जाएगा। सो इसको सिंप्लीफाई कर ले तो माइनस कॉस माइनस एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ये माइनस माइनस प्लस एंड दिस इज द कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। अब इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्या होता है, वो साइन ऑफ एक्स होता है। सो ये एज इट इज आ गया, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x इज sin ऑफ x, और साथ में दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको दूसरी फार्मूले से हम ट्राई करते हैं, सेकंड फार्मूला से ट्राई करें इसको, तो ये हमारे पास आ जाते हैं, लेट लेट u इज इक्वल टू एक्स, एंड ये हमारे पास इसी फॉर्म में है ना, x इंटू साइन ऑफ x है, इंटू साइन ऑफ x dx है, तो इसको बेसिकली हमने इंटीग्रेट करना है। So let consider this is u and consider this is v dv. So u is equal to x and dv is equal to sin of x. इसको हमने u का नाम दे दिया and this is dv, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल क्या है, du, डिफरेंशियल अप्लाई करिए दोनों साइड से, तो ये du आ जाएगा और ये dx बन जाएगा। अब इसका डिफरेंशियल क्या है, dv, और इसका डिफरेंशियल क्या है, डिफरेंशियल ऑफ साइन ऑफ एक्स इज माइनस का, डिफरेंशियल ऑफ डेरिवेटिव एक ही चीज़ है, ठीक है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स डी एक्स, तो v इज इक्वल टू माइनस काज ऑफ एक्स, v इज इक्वल टू माइनस काज ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन लेना है, सॉरी इसका इंटीग्रल लेना है। तो इसका इंटीग्रल ले रहे तो हमारे पास साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रल ले रहे हैं तो ये इंटीग्रल कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स, तो इंटीग्रल ले रहे दोनों साइड से इसका, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉज ऑफ एक्स है, कॉज ऑफ एक्स, तो ये आपके पास आ गया v, सो v इज इक्वल टू माइनस कॉज ऑफ एक्स आ गया। तो नाउ यूजिंग दिस वन, जो फार्मूला हमने किया था ना कि ये u dv इज इक्वल टू u v माइनस v du, so this is u, this is the value of du sin of x dx, and this is u, और v जो है इसका इंटीग्रेशन ले ले v यहाँ से, तो दिस इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव लेना है, और ये जो dv होता है ना इसका इंटीग्रेशन u v मालूम करना है आपने, तो ये आ जाता है हमारे पास माइनस v, दिस इज v, एंड v जो है वो माइनस कॉज ऑफ एक्स है, और dx की जगह क्या लिखना है, dx इज इक्वल टू dx is equal to what, dx is equal to du, so this is equal to minus cos of x, और ये इसे माइनस cos of x आ जाएगा, एंड दिस इज प्लस और दिस इज cos of x dx आ जाएगा, अगेन द इंटीग्रेशन ऑफ cos of x इज इक्वल टू माइनस x cos of x प्लस sin of x प्लस c, so this is equal to, दिस इज द इंटीग्रल, और दोनों देख सकते हैं आप, दोनों एक जैसे हैं, बट इसमें केयर करना है आप लोगों ने, इफ वी हैड इंस्टेड चूजन u इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, तो u की जगह अगर आप साइन ऑफ एक्स ले लें तो फिर dv क्या बन जाएगा, x dx आ जाएगा, देन du इज इक्वल टू cos ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव डिफरेंशियल ले रहे तो ये cos ऑफ एक्स आ जाएगा, एंड v इसका इंटीग्रेशन ले रहे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाय टू, क्योंकि ये x है ना, इसका इंटीग्रेशन ले रहे दोनों साइड से, तो d डिफरेंशियल इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गया, एक दूसरे, जो डिफरेंशियल होता है और इंटीग्रल होता है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू होता है,
तो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। अब इस फार्मूला में पुट कर लें, जो कि ये फार्मूला है, इसमें पुट कर ले तो हमारे पास अगेन दिस इज एक्स स्क्वायर कॉज ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर दोबारा से फार्मूला अप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ टू रूल है, और ये ले ले तो फिर ये इस टर्म, ये जो टर्म है ये आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब इंटू कॉज ऑफ एक्स आ जाएगा, या साइन ऑफ एक्स आ जाएगा, और इस साथ में इंटीग्रल आएगा। फिर मसला रहेगा, फिर ये क्यूब तक चला गया, ये इंक्रीज होता जा रहा है, ये ख़त्म नहीं हो गया इंटीग्रेशन। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप u किस फंक्शन को चूज़ कर लें। तो इसके लिए मैं एक जनरल रूल बताऊंगा, ये आई विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर, कि आपने u कौन सा फंक्शन चूज़ करना है और dv को कौन सा फंक्शन चूज़ करना है। तो ये जनरल रूल मैं बता दूंगा कि कौन सा फंक्शन, फिर ये मसला नहीं रहेगा। अब इसको इसमें गलती कर ले आप, u को साइन ऑफ x ले लें और dv जो है वो x dx ले लें, तो इसमें फिर ये मसला हो जाता है कि आपका इंटीग्रेशन ख़त्म नहीं होता, ये और भी इंक्रीज होगा, और भी इंक्रीज होगा, और भी इंक्रीज होगा, तो इंटीग्रेशन प्रोसेस ख़त्म नहीं होगा। तो इसको मैंने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करना है। ओके।